Good evening. Welcome to Archana's classes for Judicial Excellence. Today we are going to have very important topic, that is injunctions. I will give a brief overview of CPC and then we will proceed with the topic of today. In my previous lectures on CPC, I told you that Civil Procedure Code is a procedure for civil trial. Any case, any suit of civil nature would be tried by civil courts. ओके जो भी सिविल केसेज हैं, सिविल नेचर के केस हैं, वो सिविल कोर्ट्स के द्वारा देखा जाएगा। सिविल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, the senior most age of district is district judge. Other judges are called as additional district judge, and the cases are to be marked as per the jurisdiction. Jurisdiction is of two types: pecuniary jurisdiction and territorial jurisdiction. ओके, कॉज ऑफ एक्शन जिसके लिए हमने सूट डाला है वो जिस एरिया का है वो उस एरिया के हिसाब से कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, किस स्पॉट पर, कहाँ डिफेंडेंट रहता है, कैसे कैसे जुरिडिक्शन असाइन कर रखी है सिविल प्रोसीजर कोड में, वो हमने जुरिडिक्शन के चैप्टर में आपको बताया था। उस हिसाब से उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन डिसाइड होती है। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। 1 लाख का है, 3 लाख का है, 3 लाख से ऊपर का है, 20 लाख का है, 20 लाख के ऊपर का है, वो सारी जुरिडिक्शन हमने आपको बताई थी। तो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, उसके हिसाब से केसेस मार्क होते सिविल जज को, सीनियर सिविल जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को। ओके, एक कॉज ऑफ एक्शन है, आपके सूट डालने का कॉज क्या है, एक्शन लेने का, कॉज ऑफ एक्शन। Cause of action is set of premises on the basis of which your claim is placed.
फैक्ट्स, प्रीमाइसिस इज फैक्ट्स, सेट ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसने मेरे से पैसा ले लिया, वापस नहीं किया, लोन दिया था, रिकवरी के लिए हमने सूट डाला। हमारी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर कोई बंदा अननेसेसरली बैठा है, आपको उसका पोजेशन रिकवरी करना है। आपने किसी को लीज पर दिया, जो लीज अमाउंट है वो DRC की लिमिट से बाहर है और आपको पोजेशन लेना है, तो आपने सूट डाल दिया। इट मे बी रिलेटेड टू मनी, इट मे बी रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर मे बी मनी और द प्रॉपर्टी और एनी अदर, but we have to fix the amount of that subject matter, and on the basis of such amount the pecuniary jurisdiction would be decided, right? So jurisdictional aspects we have already covered in detail in the chapter of jurisdiction. So basically any suit of civil nature that is being given in section 9 CPC would go to civil court. It will go to which court? That has jurisdiction, and accordingly the court will proceed with the matter. For filing the suit, the plaintiff has to file the plaint. Process will go through the defendant. Defendant will file the reply in the form of written statement. Plaintiff may further file the counter plaint in the form of replication. That is a part of pleading, part of plaint. You may file replication, you may not file. Suppose in the written statement you don't have to counter anything. नहीं, वहां पर आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि मुझे रेप्लिकेशन फाइल ही नहीं करनी है। अगर आपने रेप्लिकेशन फाइल करनी है देन यू विल से कि मुझे रेप्लिकेशन फाइल करनी है, एंड डिफेंडेंट लॉयर विल से कि मुझे तो डेट चाहिए क्योंकि इनका रेप्लिकेशन नहीं आया। बट इफ प्लेंटिफ काउंसिल विल से दैट मुझे तो रेप्लिकेशन फाइल ही नहीं करनी, देन द कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर बाय अ डेट वुड बी गिवन देम। ओके बेटा, क्लियर हो रहा है आपको? So after the pleadings are complete, disputed facts and admitted facts would be segregated. All the admitted facts would be for deciding the judgment on admission, ऑर्डर 12 रूल 6 में। अगर जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है उन पर इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे और ट्रायल शुरू हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर दैट इज गिवन इन द सिविल कोर्ट एंड प्रोसीजर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन CPC। जब प्लेंट फाइल हो रही है और जो कॉज ऑफ एक्शन है उसमें किसी जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको थ्रेट है, या फाइलिंग ऑफ द सूट would be frustrated if some interim relief is not granted, then an application for injunction is to be filed for temporary injunction under order 39 rule 1 and 2 CPC. Okay, injunctions are of two natures: mandatory injunction and prohibitory injunction. Mandatory injunction
is for directions to do or to undo something which the defendant has already done. इसने जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी में घुस गया, इसको निकालो, या इसने मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ही कोई दीवार बना दी, कुछ ऐसा कर दिया जो मेरा राइट था, मेरे पास राइट था और मेरे राइट के बीच में इंटरवीन कर दिया इसने, और इमीडिएटली उसको रिमूव कराना है. तो फॉर सम डायरेक्शंस टू डू और टू अनडू, वी फाइल request for mandatory injunction. For stopping something, restraining somebody, वो मुझे डिस्पोजेस करना चाहता है या वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि उसे रोकना जरूरी है. अगर रोका नहीं गया तो मेरे सूट का पर्पज फोरफीट कर जाएगा, फ्रस्ट्रेट कर जाएगा. तो रिस्ट्रेनमेंट के लिए हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शन मांगते फॉर रिस्ट्रेनिंग टू डू सम एक्ट, and this is for do or to undo some act. Okay. Injunctions of temporary nature are being taken up under order 39 rule 1 and 2 CPC, and of permanent nature they are being dealt within the provisions of section 32, 38 to section 42 of स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर स्पेसिफिक लेक्चर हुआ है क्लियरली डीलिंग विद दीज सेक्शंस ऑल्सो, बट यहाँ when we are going to take up the issue of injunctions, we are clarifying it that any relief of temporary nature for injunction shall be taken up under this, and permanent nature shall be taken up under this. Okay. With order 39 1 and 2, wait for a minute, a request for invoking section 151 CPC is also being clubbed for inherent jurisdiction. This is for the reasons that if some relief is being claimed of temporary nature or of permanent nature, if court finds some difficulty, then even the inherent powers under 151 can also be invoked. Right? Inherent powers under 151 CPC are special powers in which the civil court can grant certain relief if it feels that it is required for interest of justice or for stopping the defeat of justice. On
inherent powers of the civil court. We will have separate lectures with separate uh, specific circumstances and the manner in which such powers are to be exercised by civil court. But for injunction, this section is always read with while moving the application for temporary injunction, because it is being assumed that India may develop with the passage of time and legal literacy may not be of that nature कि उस डिफेक्ट की वजह से जो रिलीफ बनता है वो रिलीफ अगर नहीं मिल पाए किसी पार्टी को तो दैट विल डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. तो समटाइम्स कोर्ट्स invoke this power for the reasons that there may be some problem in expressing the legal technicalities of that relief being asked in the application, and that can be taken up under 151 CPC. So, what is injunction? It is made clear. Injunction is basically a relief by which court directs to restrain or do some act of urgent nature that is required to survive the suit. Suppose a person is of the view or collects the facts that Mr. B age property and Mr. B is going to dispose of such property. Or wants to damage or change or something that would be against the benefit of the plaintiff or the property in question. It may be property, it may be money. Suppose a suit for recovery is being filed and the plaintiff is of the view that defendant is going to dispose of all money from his account or whatever is in possession, then he can move an application seeking injunction that that person should be restrained to dispose of that money because my recovery suit is being filed. If it is relating to the property and the person who is in possession, maybe as lessee, licensee or permitted by any manner, is going to dispose of the property or going to damage the property or going to do something that is not in the interest of the property or for the benefit of the plaintiff, then he can say that before deciding my rights, please give me some interim relief to stop that person to do so or direct the person
to do certain act. Okay. As I told you, injunction is of two types: mandatory or prohibitory. What are the circumstances that has to be considered by the court for granting injunction? Temporary injunction. Court has to check three basic ingredients to be fulfilled while granting injunction. One, there exists a prima facie case. Two, there exists balance of convenience in favor of plaintiff seeking injunction. Plaintiff or defendant in counterclaim may ask for another relief of interim nature. So any party, either party. Balance of convenience in favor of the party seeking injunction. Third, there exists probability of irreparable loss that cannot be compensated in terms of liquidated damages. हमने सूट फाइल किया सीकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. किसी ने अनऑथराइजली हमारा प्रॉपर्टी पोजेस कर लिया है, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, या हमने किसी को परमिट किया था अपनी प्रॉपर्टी में, या हमने उसे लीज किया था और हमें पोजेशन नहीं देने में इंटरेस्टेड है, हमने सूट डाल दिया पोजेशन का. हमने साथ में ये भी डाल दिया 39(1) दैट ही बी रिस्ट्रेन फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. ऐसा ना हो कि पोजेशन मिलने के पूरे प्रोसेस में ट्रायल के दौरान वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कर दे. राइट. तो इंटरिम रिलीफ टू रिस्ट्रेन हिम टू डिस्पोज ऑफ सच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. राइट. इंटरिम रिलीफ. उसी केस में लगा के जैसे परमानेंट क्लेम कर रहे हैं और सेक्शन 38 से 42 और उसको तब तक फिर रोकने के लिए ये एप्लीकेशन. हाँ, हम उसे हमारा जो प्लेंट है हमारा मेन रिलीफ होना चाहिए, अदरवाइज 39(1) सर्वाइव नहीं करेगा. जो मेन रिलीफ है हमारा, जी, हम जो सूट में मांग रहे हैं उसमें जो हमारे रिलीफ हैं उन्हीं रिलीफ में से हम कोई रिलीफ इंटरिम मांग सकते हैं. होना जरूरी है 39(1). और हम परमानेंट इंजंक्शन किस में मांगते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. पोजेशन, सूट फॉर पोजेशन भी परमानेंट भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ही है. सेक्शन 6. और इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मांगते हैं, सेक्शन 38 में. अगर मैंडेटरी है
तो 39 में 38 to 42 मैंने बताया आपको, अगर मैंडेटरी है तो 39 में, और अगर प्रोहिबिटरी है तो 42 में। तो हमने जो रिलीफ सूट में मांग रखा है उसी में हम कह रहे हैं कि हमारे को ये इमरजेंसी है, हमारे को ये रिलीफ भी चाहिए, राइट। अब हमने मांग तो लिया, दोनों की प्लीडिंग्स भी आ जाएंगी। WS कैन बी फाइल्ड विद इन ए मंथ, बट WS फाइल करने से पहले पहले मान लीजिए उस बंदे ने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी, तो हमें इंटरिम रिलीफ भी चाहिए कि एटलीस्ट ही बी स्टॉप्ड। अब मैंने अगर ये क्लेम किया है कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही इज पोजेसिंग द प्रॉपर्टी अनऑथराइज्डली और विदाउट माय परमिशन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीज, आपकी प्रॉपर्टी को कोई बंदा पोजेस करेगा तो जबरदस्ती बैठ गया, या आपने उसे परमिट किया था, परमिशन आपकी विड्रॉ हो गई, उसके बाद भी बैठा रहा, या आपके कहने पर भी वो अपनी जो आपकी अथॉरिटी है वो विड्रॉ होने के बाद भी अनऑथराइज्डली बैठा हुआ है। तो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्पोजल ना हो जाए, मैंने बताया कि इंजंक्शन उन केसेज में ही कंसीडर किया जाता है, इंटरिम इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, जहां डिफीट ऑफ जस्टिस के चांसेस हो। हमने सूट फॉर पोजेशन लगाया है, अगर उसे प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ ही कर दी तो फिर हम पोजेशन कैसे लेंगे, फिर हमें डिग्री कहां से मिलेगी, और डिग्री मिल भी गई तो उसका फायदा क्या है, राइट। तो ये जो है टेम्परेरी इंजंक्शन इज बीइंग आस्क्ड एज इंटरिम रिलीफ टू सेव द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा कर दीजिए, राइट। सो दिस इज द सब्सटैंटिव लॉ and this is the procedural law. This is relating to permanent injunction, this is relating to interim relief. And permanent relief under section 38 to 42 specific relief act. Clear? Up now an application is being moved under 39(1) and 2 along with the suit. Notice is being given, processes are being issued to the opposite party for the suit as well as for the application, right? You say that there is an emergency of deciding this interim relief, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो बंदा मिस्टर बी के पास बयाना ले चुका है, अपनी कह के बेच रहा है, एंड दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई ओन्ड इट। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट विल सी एंड टेक अप द केस ऑफ इंटरिम रिलीफ and we'll see 3 ingredients to be satisfied. Prima facie case, मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रॉपर्टी है, I am the owner and this person is going to dispose of my property, he is in possession, I am seeking my possession of my property. Then court has to see prima facie case. Relief. Okay. There exists a prima facie case. Prima facie case means जो मांग रहा रिलीफ वो प्रूव करे कि उसका राइट है,
अगर वो ये प्रूव करेगा मेरा राइट है, मैं अपना राइट क्लेम कर रहा हूँ, सूट में मैं जीत जाऊंगा, मैं अपना राइट प्राप्त कर सकता हूं, तो कोर्ट राइट ऑफ द पार्टी, देयर एग्जिस्ट राइट ऑफ द पार्टी सीकिंग रिलीफ, ये देखेगा। इफ आई से मेरी प्रॉपर्टी है, इसने पोजेस कर रखी है, मुझे पोजेशन चाहिए, तो आई विल शो द डॉक्यूमेंट्स दैट दीज आर द डॉक्यूमेंट्स एंड आई एम द ओनर ऑफ द, और इन एनी अदर वे, खतौनी मेरे नाम पर है, मेरे बाबा दादा लाई की प्रॉपर्टी है, ये बंदा बिना बात के इंटरवीन कर गया है, एंटर कर गया है, मेरे खेत में फावड़ा चला रहा है, प्लफिंग कर रहा है, वट एवर, it may be agricultural land, it may be whatever property. So prima facie case is to be looked into first of all before granting any interim relief, that there exists a right in favor of the person seeking relief, right relating to the cause of action. If I say मैंने समरी सूट लगाया, मुझे 3 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं इससे, मैंने इससे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, इसने मुझे पोजीशन नहीं दिया within the specified period and I need my money to be returned, और मैंने लोन दिया था और इसने कहा था कि इतने पीरियड के बाद दे दूंगा, इतने इंटरेस्ट के साथ, ये सब चीज़ों के साथ, और इसने रिकवरी नहीं की, मैंने रिकवरी सूट लगाया, देयर वॉज सम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग फॉर विच ऑर्डर 37 CPC इज अवेलेबल, समरी सूट लगा, मुझे पता चला कि उसके पास जो एसेट्स हैं जिनके थ्रू मैं अपनी मनी रिकवर कर सकता हूं, वो उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है, और अगर मेरे को डिक्री मिल भी गई तो फिर मेरा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, मेरा पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, तो वो ऑर्डर 38 रूल 5 में वो रिलीफ मांगेगा, राइट, दैट इज ऑल्सो ए रिलीफ ऑफ इंटरिम नेचर। And here also we move an application for interim relief, restraining, seeking restrainment of that person for disposal of the property through which I expect that my money would come. मेरे को डिक्री मिल गई, अटैचमेंट करूंगा मैं इस प्रॉपर्टी को, तब मेरे को मिलेगा, अगर ये प्रॉपर्टी डिस्पोजल कर देगा तो मेरे तो पैसे कभी रिकवर नहीं होंगे, राइट। इस तरह का इंटरिम रिलीफ भी रिकवरी के केसेज में कभी कभी मांगा जाता है। मैंने बताया कि एक तो हुआ, ठीक है अभी करते हैं, एक तो हुआ प्रॉपर्टी रिलेटेड, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने सूट फॉर पोजेशन लगाया, मुझे खतरा है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और मेरी प्रॉपर्टी को मुझे पोजेस करने के लिए लास्ट में जब सूट के एंड में जजमेंट होगी मेरे फेवर में, तो वो मेरे को मिलेगा नहीं, डिफीट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। मैंने बताया कि इंटरिम रिलीफ के लिए हमें डिफीट ऑफ जस्टिस भी दिखाना है कि मेरा तो सूट ही बेकार हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट कर जाएगा मेरा फाइल करने का, राइट। तो वी हैव टू शो द प्रीमा फेसाई केस। अब हमें ये दिखाना है कि उसे 6 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया जो भी रिटर्न करना था उसका डॉक्यूमेंट क्या है। तो प्रीमा फेसाई केस, प्रीमा फेसाई राइट वी हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट इवन फॉर इंटरिम रिलीफ कि सर देखिए दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स and on the basis of this document I am claiming my claim. Okay, so prima facie case, now you must have understood, prima facie case का मतलब ये है कि there exists a prima facie right of the party seeking relief. Okay, second thing is there exists balance of convenience in favor of whom? The party who is seeking relief. Seeking relief.
ओके, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है? बैलेंस से आपको लगता है तराजू, राइट? एम आई करेक्ट? दोनों के दोनों कह रहे हैं कि जी इंटरिम की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे कि इसका कोई नुकसान हो जाएगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है कि अगर जो वो क्लेम कर रहा है, इंटरिम क्लेम, इंटरिम रिलीफ का क्लेम, अगर उसके फेवर में ग्रांट हो जाता है तो क्या ये जो तराजू है वो इसकी तरफ मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? राइट? वो ये कहता है कि जी मेरा अनाज इसके गोडाउन में पड़ा है और अगर मुझे इस अनाज को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जब मैं अनाज के लिए मेरे पास डिक्री होएगी तब तक ये पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, बरसात आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं जी मैंने तो बहुत सेफली रखा हुआ है और वो अनाज तो मेरा है, इसका है ही नहीं। तो वो अपना एविडेंस दे रही है अपना अपना क्लेम बनाने के लिए। यहां भी एविडेंस की स्टेज नहीं आई है, मटेरियल, बिकॉज ट्रायल हैज नॉट बीन स्टार्टेड, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स पर इश्यूज अभी फ्रेम नहीं हुए हैं। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट होंगे इंटरिम रिलीफ के लिए तो बी पार्टी अपना एविडेंस देगी फॉर वेइंग दी क्लेम। ओके, और ये वाली पार्टी अपना एविडेंस देगी फॉर वेइंग हिज क्लेम। ओके, दोनों की तरफ से दोनों अपने अपने मटेरियल को पेश कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिसके फेवर में इंक्लाइंड है ग्रांट उसी को होगा। तो प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन हिज फेवर। ओके, तो पार्टी क्लेमिंग has to prove balance of convenience in his favor. ओके, क्लेम काउंटर क्लेम है लेकिन उसे प्रूव करना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके फेवर में है। थर्ड थिंग इज irreparable loss. That cannot be compensated in terms of liquidated damages. अगर इतना नुकसान कर देगा वो कि हम पैसे देकर भी उसको नहीं चुका सकते, मेरी गाय भैंस मेरे कैटल्स एक कमरे में हैं, मेरा क्लेम है उन पे और मेरा ये कहना है कि वो जहां है या जो बंदा जो कर रहा है उसके एक्ट से उनको नुकसान पहुंच सकता है जान माल को, और ऐसा नुकसान हो सकता है जिसका कि कोई लिक्विडेटेड डैमेज यानी कि पैसे से भरपाई नहीं हो सकती। तो उसे ये प्रूव करना है इंटरिम रिलीफ के लिए कि देयर वुड बी irreparable loss to the subject matter if interim relief is not granted, और irreparable loss भी ऐसा है जो लिक्विडेटेड डैमेजेज में नहीं हो सकता बाद में।
जिसकी भरताई पॉसिबल नहीं है पैसों से भी। अब आप कहोगे गाय भैंस मर भी गई तो गाय भैंस के तो पैसे दे देंगे, दूसरी खरीद लेगा। लेकिन वो ये कह सकता है मुझे इस पर्टिकुलर गाय से, इस पर्टिकुलर भैंस से ज़्यादा प्रेम है, या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मेरा इमोशनल कनेक्ट है, मेरे पिताजी की थी और मैं इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद नया भी बना लूँ तो भी नहीं हो सकता, मेरा वो चीज़ नहीं आएगी उसमें। सो थर्ड ingredient and basic ingredient for granting interim relief is irreparable loss that cannot be compensated in terms of liquidated damages. This concept is clear. For injunction and for today, this is all. We will separately take up the case law to clarify each and every ingredient that is required to be seen for granting interim relief. Okay, any questions please? जब भी हम मतलब सिविल लॉ में जाते हैं कोई भी क्लेम लेने के लिए, जैसे सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में तो जरूरत पड़ती है, डिक्लेरेशन में भी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। तो उस डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका फैक्ट्स क्या है, क्या कहता है। ठीक है, प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन कुछ भी है, डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन सिंप्लिसिटर इज नॉट अलाउड, उस पर हम बाद में जाएंगे। डिक्लेरेशन के साथ हमने कुछ और भी मांगा हुआ है, डिक्लेरेशन एंड पोजेशन मांगा हुआ है, डिक्लेरेशन और क्लियरेंस ऑफ द अकाउंट मांगा हुआ है। अकाउंट में हमें लग रहा है इंटरिम रिलीफ में कि ये पैसे उड़ा के चला जाएगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, या पार्टीशन मांगा है। इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, प्राइमा फेसी केस हमारे फेवर में है, इरिपेरेबल लॉस हो सकता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हमारे फेवर में, तो हम ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन वो कर सकते हैं साथ। और मैं बस एक क्वेश्चन और था, जब हम ये दोनों लगाएंगे क्लेम और एप्लीकेशन, तो पहले रिप्लाई किसका करेगा, ऑर्डर 39 12 का या क्लेम का? Notice will go, summons of judgment will go for the suit and process for application, दोनों सर्व होंगे। एप्लीकेशन पे मान लीजिए आपने बोला है कि मेरे को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो एप्लीकेशन में भी टेकन अप इवन प्रायर टू 1 month, जो कि उसके पास WS फाइल करने का 1 महीने का टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक आराम करते रहो जी, 1 महीने तो डिस्पोजल कर देगा। तो कोर्ट may give date for hearing on that application for a short period, or you may ask for ex parte injunction for interim relief. मेरे को तो ये उनको नोटिस हो गया, नोटिस से पहले उड़ा देगा वो, आज रात ही तोड़ देगा वो। उसने आदमी लगा रखे, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आज ही रात वो मेरे पूरी प्रॉपर्टी का नेचर बदल देगा। और चल रहा है और मैंने पूरी कोशिश कर ली, उसे नोटिस दे दिया, उसे सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कर लिया, बट वो ही इज नॉट स्टॉपिंग। तो मुझे तो आज ही चाहिए जी। तो वो एक्स पार्टे इंजंक्शन में बी आस्क्ड, और in case notice is given to the other party, it may be for the shorter period, because उसको जवाब देने के लिए तो 1 महीना अवेलेबल है एज पर दी लॉ, एज पर CPC। 1 महीने में वो अपना जवाब दे सकता है। WS विद इन 1 month फाइल हो सकता है। बट इंटरिम रिलीफ may not wait for that period, तो सूट में वेट, प्रोसेस तो इश्यू हो ही गया, you come and file the reply for 30 M2. If you want to file WS also, that is also good. 30 days are available, but it does not mean that उससे पहले वो WS फाइल नहीं कर सकता। Mostly parties file their WS along with their reply to 30 M, because they plead that no, he is wrong, property is not his, it is mine, and these are my documents. Okay.
एनीथिंग एल्स? सो थैंक यू वेरी मच। और